नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, आज हम हिंदी के एक नए टॉपिक समास को शुरू कर रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीटीटी और बीएसटीसी दोनों के अंदर इस टॉपिक के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए आपको इस टॉपिक की अच्छे से तैयारी करनी होगी। दोस्तों, पहले हम इस टॉपिक की थ्योरी को पढ़ेंगे और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद में इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे एग्जाम के अंदर आपका इस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीटी और बीएसटीसी एग्जाम 2022 की नियमित तरीके से तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आता है तो आपको सूचित किया जाता है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समास क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक समूह को समास कहते हैं। दोस्तों, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, यानी छोटा करना होता है। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, शब्दों को छोटे रूप में किया जाता है। इसके अलावा कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों के सार्थक समूह को समास कहते हैं। दोस्तों, समास किसे कहते हैं आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब दो शब्दों के बीच में विभक्ति, कारक चिन्ह और कोई अन्य पद आते हैं तो हम विभक्ति, कारक चिन्ह और अन्य पदों को बीच में से हटा देते हैं और जो महत्वपूर्ण दो शब्द हैं उनको जोड़ देते हैं, तो बनने वाला नया शब्द समास कहलाता है। आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों, दही बड़ा, इसका समास विग्रह होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। दोस्तों, इसके अंदर दही में डूबा हुआ बड़ा, इसके अंदर दो शब्द सबसे महत्वपूर्ण हैं, एक दही और एक बड़ा। तो हम क्या करते हैं कि इनके बीच में से में, डूबा और हुआ ये तीनों हटा देते हैं और दही और बड़े को जोड़ देते हैं, जिससे दही बड़ा बन जाता है। दोस्तों, इसे ही समास कहते हैं। यानी में क्या हो गया, में एक कारक चिन्ह है और डूबा हुआ अन्य शब्द है जो कि कम इम्पोर्टेंट है, तो हम इन्हें बीच में से हटा देते हैं और जो इम्पोर्टेंट शब्द है उनको जोड़ देते हैं। इसे ही समास कहते हैं। तो दोस्तों, दही में डूबा हुआ बड़ा, इसको जब छोटे रूप में करेंगे तो दही बड़ा बन जाएगा। दोस्तों, दही बड़े से हमें समझ में आ रहा है कि ये दही में डूबा हुआ बड़ा होता है, यानी छोटे रूप में भी हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। यानी कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों के सार्थक समूह को समास कहते हैं। यानी छोटे रूप में भी हमें पूरा सब कुछ समझ में आ रहा है, तो इसे समास कहते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा और धीरे धीरे आपको और सब क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं मरणातुर की। दोस्तों, मरणातुर का समास विग्रह मरने को आतुर होता है। यानी दोस्तों, मरने को आतुर में दो शब्द इंपॉर्टेंट है, एक मरने और एक आतुर। जबकि को है ये एक कारक चिन्ह है, कारक की एक विभक्ति है। दोस्तों, इसके अंदर कर्म कारक होता है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, यानी दोस्तों को आता है वहां पर कर्म कारक होता है। तो मरने को आतुर में कर्म कारक है और दोस्तों को बीच में आ रहा है, तो जब हम को हटा देंगे तो ये शब्द बनेगा मरणातुर। इस प्रकार दोस्तों, इसी संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, मुख्यतः समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। इस प्रकार समास के 6 भेद होते हैं। हम एक एक करके सभी भेदों पर बात करेंगे, पर उससे पहले समास को एक और प्रकार से बांटा जाता है। समास का वर्गीकरण एक और प्रकार से किया जाता है,
तो पहले हम उसे पढ़ लेते हैं। दोस्तों, पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण। पदों की प्रधानता के आधार पर समास को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, यानी पहला पद प्रधान होता है। दूसरा, वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है या फिर दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरा, जिस समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। और चौथा, जिस समास के अंदर दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं जबकि कोई अन्य पद प्रधान होता है। इस प्रकार पदों की प्रधानता के आधार पर समास को 4 भागों में बांटा जाता है। दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं, यानी समास के अंदर 2 या फिर 2 से अधिक शब्दों को मिलाया जाता है। तो दोस्तों, जिस समास के अंदर पहला पद प्रधान होता है उस समास के अंदर अव्ययीभाव समास आता है। इसके अलावा दोस्तों, वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है यानी उत्तर पद प्रधान होता है, उसके अंदर तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय समास आते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसके अंदर द्वंद्व समास यही आता है। और जिस समास के अंदर पहला और दूसरा पद दोनों प्रधान नहीं होते हैं बल्कि दोनों मिलकर किसी और शब्द की ओर इशारा करते हैं, कोई दूसरा शब्द प्रधान होता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। इस प्रकार पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण होता है। दोस्तों, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं समास के जो हमने भेद किए थे, समास का जो हमने वर्गीकरण किया था, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अव्ययीभाव समास की। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अवयव की। अवयव क्या होता है? वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल के साथ परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, वे शब्द अवयव कहलाते हैं। यानी दोस्तों, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, धीरे धीरे। धीरे धीरे एक अवयव है। अब यदि हम इसका वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं तो राम धीरे धीरे चलता है, ये इसका वाक्य के अंदर प्रयोग हो गया। दोस्तों, यदि हम राम का लिंग बदलें तो देखते हैं कि धीरे धीरे के अंदर परिवर्तन होता है या नहीं होता है। राम की जगह सीता करते हैं, सीता धीरे धीरे चलती है। दोस्तों, राम की जगह हमने सीता किया तो भी धीरे धीरे के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी ये एक अवयव है। इसके अलावा हम देखते हैं राम धीरे धीरे चलता है। अब वचन के अनुसार हम परिवर्तन करते हैं, जैसे वे सभी धीरे धीरे चलते हैं, यानी राम में एक वचन था और वे सभी के अंदर बहुवचन था, तो एक वचन के अंदर भी धीरे धीरे था और बहुवचन के अंदर भी धीरे धीरे था। इस प्रकार इस शब्द के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार के शब्द को अवयव कहा जाता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं अव्ययीभाव समास की। दोस्तों, अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अवयव होता है, यानी पहला पद लिंग, वचन, कारक और काल के साथ परिवर्तित नहीं होता है। दोस्तों, इसके अलावा बात करें तो अव्ययीभाव समास के अंदर पहला पद प्रधान होता है, इसकी बात हमने की थी, और पहला पद उपसर्ग युक्त होता है, ये भी आप याद में रखना। इसके अलावा पहला पद अवयव होता है। और दोस्तों, पुनरावृत्ति वाले शब्दों के अंदर भी अव्ययीभाव समास होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे और समझ लेंगे। दोस्तों, इसके अलावा अव्ययीभाव समास को पहचानने का एक तरीका और होता है। अव्ययीभाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत और हर आता है। यानी दोस्तों, किसी पद के शुरू में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत और हर आता है तो वहाँ पे 90% केसेज में अव्ययीभाव समास होता है। तो आप इन शब्दों को याद कर लेना, जिससे आप अव्ययीभाव समास को आराम से पहचान पाओगे। अब दोस्तों, हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों,
ये अव्ययभाव समास के एग्जाम्पल है। जैसे दोस्तों अनुरूप, प्रतिकूल, भरपेट, प्रतिदिन, यथासंभव। अब दोस्तों आप देखिए, अनुरूप के अंदर अनु उपसर्ग है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अव्ययभाव समास के अंदर शुरू के अंदर उपसर्ग आता है, तो अनुरूप के अंदर अव्ययभाव समास है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो मैंने पहचानने का तरीका बताया था उसके अनुसार भी शुरू में अनु आ रहा है। दोस्तों प्रतिकूल के अंदर भी प्रति उपसर्ग है और प्रति पहचानने का भी एक तरीका है। बर भी दोस्तों मैंने आपको पहचानने के लिए जो बताया था उसके अंदर आता है, और प्रतिदिन के अंदर प्रति उपसर्ग भी है, और यथासंभव के अंदर यथा भी पहचानने का जो मैंने आपको तरीका बताया था उसके अंदर आता है। इस प्रकार ये सभी शब्द अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं और आप इन्हें आराम से पहचान पा सकते हो। दोस्तों अब इनकी बात करते हैं कि इनका समास विग्रह कैसे होता है। दोस्तों आप आराम से देख सकते हो, जैसे प्रतिदिन, आपको पता होगा कि प्रतिदिन प्रत्येक दिन को कहते हैं, तो प्रतिदिन का समास विग्रह होगा प्रत्येक दिन। अनुरूप का होगा रूप के योग्य। प्रतिकूल के होगा इच्छा के विरुद्ध, यानी प्रतिकूल किसे कहते हैं, इच्छा के विरुद्ध को प्रतिकूल कहते हैं। और भर पेट का होगा पेट भर के। प्रतिदिन का होगा प्रत्येक दिन। और यथासंभव का होगा जैसा संभव हो। तो दोस्तों आपको समास विग्रह ऐसे पढ़ना होगा, और यदि आपने कुछ एग्जाम्पल देख लिए तो आपको ये सभी आराम से समझ में आ जाएगा। तो आपको समास के लिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखने होंगे। आशा करता हूँ आपको ये अव्ययभाव समास समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन के अंदर और आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में अगले समास की बात करते हैं, तत्पुरुष समास। दोस्तों तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास से पहले आपको कारक चिन्ह का अच्छे से ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों तत्पुरुष समास में बाद का पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, यानी दो पदों के बीच का कारक चिन्ह हट जाता है, तो उसमें तत्पुरुष समास होता है। जैसे दोस्तों चिड़ी मार, चिड़ी मार का समास विग्रह होगा चिड़ियों को मारने वाला। दोस्तों बीच में को आ रहा है, और यदि हम को हटा देते हैं तो ये चिड़ी मार बन जाता है। और दोस्तों कारक चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो उसके अंदर तत्पुरुष समास होता है। तो आप इस प्रकार से तत्पुरुष समास को पहचान सकते हो। किसी भी पद का समास विग्रह करने पर बीच में यदि कारक चिन्ह आ रहे हैं तो उसके अंदर तत्पुरुष समास होगा। दोस्तों आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये हार्ड नहीं है, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। पहले हम इसका वर्गीकरण देखते हैं, फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम तत्पुरुष समास का एक भेद पढ़ेंगे। कौन सा? लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। हम सिर्फ एक भेद ही पढ़ेंगे। तो बात करते हैं, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा जाता है, या फिर विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। दोस्तों आपको पहले कारक चिन्हों का भी नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की अधिकरण में पे पर संबोधन ए ओ अरे, इस प्रकार कारक के चिन्ह होते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको सब बताता हूं। दोस्तों विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है कर्म तत्पुरुष, यानी दोस्तों इसमें कर्म कारक की विभक्ति को लोप किया जाता है। यानी दोस्तों किसी समास का जब हम समास विग्रह करते हैं और बीच में को आ जाता है तो उसके अंदर कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे यश प्राप्त का समास विग्रह करने पर यश को प्राप्त ये होगा। दोस्तों बीच में को आ रहा है,
यानी दोस्तों इसके अंदर कर्म तत्पुरुष समास होगा। तो आपको कारक की विभक्ति को याद रखना है, उसके अनुसार आप पहचान पाओगे कि इसके अंदर तत्पुरुष समास है और कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आप ये भी पहचान पाओगे। तो आपको कारक की विभक्ति को याद करना होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे यश प्राप्त का समास विग्रह यश को प्राप्त होगा और को कर्म कारक की विभक्ति है, तो इसके अंदर कर्म तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद में दूसरा है करण तत्पुरुष समास। दोस्तों यदि किसी समास का हम समास विग्रह करते हैं और समास विग्रह के अंदर से या फिर के द्वारा इन दोनों में से कोई भी एक आता है, तो उसके अंदर करण तत्पुरुष समास होता है। लेकिन दोस्तों यदि से आता है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि से का अर्थ यहाँ पर जुड़ने के अर्थ में होता है, तो ही करण तत्पुरुष समास होगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि समास विग्रह के अंदर से आ रहा है तो उसका अर्थ जुड़ने के अर्थ में होना चाहिए, और के द्वारा आ रहा है तो उसके अंदर करण तत्पुरुष समास होगा। जैसे दोस्तों मदान का समास विग्रह होगा मन से अंधा, इसके अंदर बीच में से आ रहा है। दोस्तों से आने से यहाँ पर जुड़ने का बोध हो रहा है, तो इसके अंदर करण तत्पुरुष समास होगा। आप आराम से पहचान सकते हो। मदान का समास विग्रह मन से अंधा होगा। आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। दोस्तों यदि किसी समास का हम समास विग्रह करते हैं और समास विग्रह के अंदर के लिए आ जाता है, तो उसके अंदर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। आप के लिए से आराम से इसे पहचान सकते हो। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल है गौशाला। गौशाला का समास विग्रह होगा गो के लिए शाला, गाय के लिए शाला, उसे गौशाला कहा जाता है। दोस्तों इसके अंदर बीच में के लिए आ रहा है और के लिए से आप पहचान सकते हो कि इसके अंदर संप्रदान तत्पुरुष समास है। यानी समास विग्रह के अंदर यदि के लिए आएगा तो उसके अंदर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। तो आप आराम से पहचान सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं चौथे समास की, अपादान तत्पुरुष समास। दोस्तों यदि किसी समास का हम समास विग्रह करते हैं और बीच में से आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर से का अर्थ जुड़ने के अर्थ में नहीं होता है, यहाँ पर से दूर होने के अर्थ में आता है, तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। दोस्तों यदि जुड़ने के अर्थ में होता तो उसके अंदर कर्ण तत्पुरुष समास होता, लेकिन यहाँ पर से का अर्थ दूर होने के अर्थ में होगा, तो उसके अंदर अपादान तत्पुरुष समास होगा। जैसे एग्जाम्पल है गुणहीन, इसका मतलब होगा गुण से हीन। यानी दोस्तों जिसके अंदर गुण नहीं हो उसे गुणहीन कहते हैं। तो यहाँ पर दूर होने के अर्थ में बोध हो रहा है। इस कारण दोस्तों इसके अंदर अपादान तत्पुरुष समास होगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यदि से का अर्थ दूर होने के अर्थ में हो रहा है तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा, और यदि से का अर्थ पास आने के अर्थ में हो रहा है, जुड़ने के अर्थ में हो रहा है, तो वहाँ पर करण तत्पुरुष समास होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस प्रकार पहचान सकते हो कि गुणहीन का समास विग्रह गुण से हीन है, बीच में से आ रहा है, इसका मतलब तत्पुरुष समास होगा, और से का अर्थ यहाँ पर दूर होने के अर्थ में हो रहा है, इसीलिए अपादान तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। उसके बाद में पांचवा समास है समन तत्पुरुष समास। दोस्तों यदि किसी समास का समास विग्रह करने पर का, के और की बीच में आता है, तो दोस्तों उसके अंदर समन तत्पुरुष समास होगा। आप का, के और की से समन तत्पुरुष समास को आराम से पहचान सकते हो। तो दोस्तों जैसे इसका एग्जाम्पल है शिवालय। शिवालय का समास विग्रह होगा शिव का आलय। दोस्तों बीच में का आ रहा है और का आने से आप पहचान सकते हो कि इसके अंदर समन तत्पुरुष समास होगा।
तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में आपका छठा भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास। दोस्तों, यदि आप समास विग्रह करते हो और बीच में और पर आता है तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जैसे एग्जाम्पल है गृह प्रवेश, जिसका समास विग्रह होगा गृह में प्रवेश। तो बीच में आ रहा है और जब में आता है तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार आपको क्लियर हुआ होगा। आप आराम से पहचान सकते हो, तत्पुरुष समास को आप आराम से पहचान सकते हो। बस आपको कारक के चिन्ह याद रखने होंगे। तो दोस्तों, हमने 2 समास पढ़ लिए हैं और बाकी के 4 समास हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।